हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कोसी के आस में। हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक का जनरल साइंस के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसी कड़ी में मैं आज आप लोग के सामने चैप्टर 3 ग्रेविटेशन लेके आया हूँ। इसके सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ये सारा क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन के जनरल साइंस का बुक का है। अगर आप बुक है आपके पास तो आप क्वेश्चन नंबर 639 से 756 के सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा, साथ ही उनका एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करवा दिया है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा जनरल साइंस का पोर्शन है खास करके एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ और रीजनिंग एक तरफ और साइंस एक तरफ, और खास करके न्यूमेरिकल। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक तो ले लेते हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही वरदान होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखते देखते सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो होता है ना कि बहुत बच्चों को नींद आता है, तो आपका ये प्रॉब्लम से छुटकारा हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक ग्रेविटेशन, और इसके सारे क्वेश्चन को लगा डालते हैं। ठीक है, तो देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज गिवन बाई, वह कौन से महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो आप सारे लोग जानते हो, हम लोगों को जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो क्या था, वो यही तो था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें ये मास जो m1 है ये मास ऑफ बॉडी है। ये क्या है, मास ऑफ बॉडी है। और ये जो r है ये क्या है, ये डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और ये m1 क्या है, ये मास है। और f क्या है, अपना फोर्स है। ठीक है, और ये क्या है, g, ये कांस्टेंट है। तो वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने F इज इक्वल टू Gm1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर दिया था, वो कौन थे, वो सर आइजैक न्यूटन थे। कौन थे, सर आइजैक न्यूटन। और इन्होंने ही हमें क्या दिया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया था। इन्होंने हमें g का क्या दिया था, वैल्यू बताया था। और वो वैल्यू क्या बताया था, 6.67 इंटू 10⁻⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये कौन दिए थे, ये सर आइजैक न्यूटन दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। तो आप सारे लोग जानते हो हमारे ग्रेविटेशन में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है मान के चलो m1 का, और एक क्या है m2 का। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, वो इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होता है। तो बताओ, ये मास m1 है इसके पास मास m2 है। तो जो हमारा फोर्स लग रहा होता है वो किसके बीच में लग रहा होता है, दो मासों के बीच में लग रहा होता है। किसके बीच लग रहा होता है, दो मासों के बीच में। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द टू स्टेटमेंट गिवन बाय ए एंड बी इज आर ट्रू, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, आप सारे लोग जानते हो कि सर फोर्स इज इक्वल टू होता है Gm1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो क्या कह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो आप सारे लोग जानते हो, जब आप ये इक्वल टू को हटा दोगे तो ये तो यही हो जाता है ना। अगर g को हटा दोगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये बात भी ध्यान रखना, जो हमारा फोर्स होता है वो दोनों मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फोर्स को बढ़ाते हो तो जो आपका डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा डिस्टेंस है वो घटेगा। और अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तो अगर आपका मास बढ़ रहा है तो आपका फोर्स भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो वही कह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो सही बात है, देख रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। लेकिन आप सारे लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरा ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप बताओ इसमें क्या सही होगा, ओनली बी इज ट्रू, ये तो गलत ही है। क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी ट्रू, ये भी गलत है। कह रहा है ओनली ए इज ट्रू व्हाइल बी इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
फिर क्या कह रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, मतलब कह रहा है कि दो इस टाइप से कोई प्लैनेट है जिसका मास क्या है m1 और m2, तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का क्या कहता है, हमारा बताओ, हमारा यही तो होता है फोर्स, हमारा फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्स फोर्स का फॉर्मूला यही तो होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स ऑफ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मैंने आपको क्या बताया था, जो आर होता है वो क्या होता है, तो वो डिस्टेंस होता है, आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, each object of the universe attract another object by a force is proportional to, तो जो हमारा फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा फोर्स होता है वो मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 644 पे क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, तो आप लोग यही तो जानते हो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताओ मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ साथ डिस्टेंस पे भी करेगा और साथ साथ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इस पे डिपेंड करेगा, तो हमारा ये नहीं होगा। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज है ना, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। कह रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सम ऑफ देयर मासेज, कहीं पे यहाँ पे प्लस आपका दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ देयर मासेज, क्योंकि जो हमारा क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ना कि सम ऑफ देयर मासेस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी का आपसे यूनिवर्सल एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो देखो एफ इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, इतना जानते हैं। ठीक है, हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं, ऑप्शन तो ये होगा बट डिराइव करते हैं कैसे हुआ। तो देखो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमको g का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इक्वल टू जी, कोई दिक्कत नहीं। बताओ फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का सर न्यूटन होता है, रेडियस का कितना होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, कितना आर स्क्वायर बोल रहा है, तो हम मीटर का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मास कितना है, 2 है, केजी इंटू केजी, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, और जब इस केजी को आप ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आई होप आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 645 को सॉल्व करते हैं। आपसे यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का आपसे एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो आप सारे लोग जानते हो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप लोग बताओ यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमको g का वैल्यू चाहिए तो हम ये कर सकते हैं, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अच्छा बताओ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का न्यूटन होता है। आर मेरा क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो बताओ डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। मास क्या है, केजी इंटू केजी, तो क्या हो जाएगा हमारा केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी को अगर आप ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, केजी -2, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपलर्स रूल। तो कैपलर्स रूल्स आपको जानने पड़ेंगे। तो जो हमारे कैपलर साहब थे ना, वो हमको तीन लॉ दिए थे। कैपलर साहब हमको कितना लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे प्लैनेटरी बॉडीज़ के लिए। तो सबसे पहले जानो, हमारे पास सर्कल होता है, तो सर्कल में जो ये पॉइंट होता है, इसको जब आप यहाँ से मिलाओगे इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं,
फोकस। इस पॉइंट से जब आप इसको मिलाते हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। अब आप रेडियस मत, रेडियस तो अलग चीज़ है ना, मैं आपको यहाँ पे फोकस बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है सर्कल में, इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिलाओगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसी टाइप से हमारे पास एक क्या होता है, एलिप्टिकल सरफेस। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर इसको दो एक्सिस में हमने डिवाइड किया है। कितने एक्सिस में डिवाइड किया है, दो एक्सिस में। एक जो ये वाला एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, तभी आपको तीनों लॉ समझ में आएगा। ये कौन सा हो गया, माइनर, और ये कौन सा हो गया, मेजर हो गया, ठीक है। अब इस माइनर और मेजर में क्या होता है कि इसके अंदर दो दो क्या होता है, फोकी होता है। सर्कल के अंदर क्या होता है, फोकस होता है, और इसके अंदर दो दो क्या होता है, फोकी होता है। और कहाँ पे होता है, तो ये हमारा मेजर पे होता है। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं सर, इतना बात में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। आप समझ गए कि जो हमारा एलिप्टिकल सरफेस होता है उसमें कितने फोकी होते हैं, तो दो फोकी होते हैं। तो पहला लॉ हमारा क्या कहता है, फर्स्ट लॉ। अब आप ध्यान से सुनो, फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि हमारा इस टाइप से क्या होगा, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। एक तरह से क्या होगा, इस टाइप से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। और यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे सन। मान लो कितना होता है इलिप्टिकल सरफेस में, कितना फोकी, तो सर दो फोकी। एक फोकी ये मैं ऐसे करके बना देता हूँ, ये दोनों क्या है, फोकी हैं। तो सन या तो यहाँ पे होगा, ध्यान से सुनना, सन यहाँ तो या तो यहाँ तो पे होगा, या तो सन यहाँ पे होगा। इन दोनों फोकी में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। हमारा जो फोकी होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। और जो हमारा प्लैनेट होता है वो क्या करता है, वो सन का चक्कर लगाता है। किस में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। देखो इसी टाइप से क्या करता है, वो चक्कर लगा रहा होता है। इसी टाइप से क्या कर रहा होता है, चक्कर लगा हो रहा होता है। तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है कि जो हमारा ऑल प्लैनेट होता है, ऑल प्लैनेट है, वो क्या करता है, सन के अराउंड चक्कर लगा रहा होता है। जिसमें जो हमारा सन होता है वह तो वो दोनों में से किसी एक फोकी पे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको पहला लॉ समझ में आ गया। पहला लॉ अगर आ गया तो आप थम्स अप कर देना, ठीक है। दूसरा लॉ अब हम बात करते हैं। देखो दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है, दूसरा लॉ जो है हमारा वो लॉ ऑफ एरिया है, ठीक है। दूसरा लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ एरिया है। दूसरे लॉ में क्या कहता है कि जो हमारा इलिप्टिकल सरफेस है, ये वाला इलिप्टिकल सरफेस है, और मान लो हमारा सन कहाँ पे है, सन हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, इस फोकी पे है। ये हमारा क्या है, कौन है, ये हमारा सन है, ठीक है। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक बात मानो, यहाँ से कुछ डिस्टेंस क्या हुआ, ट्रैवल किया, ऐसे ट्रैवल किया, ठीक है। और कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा टी टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। इसको हम लोग क्या मान लिए, पोजीशन 1, ठीक है। और इतने ही टाइम में यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, इसको हम लोग क्या मान लिए, P2 मान लिए कि पोजीशन 2 टाइम हुआ। किस टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। प्लैनेट जो था वो यहाँ था, मैं आपको ऐसे बनाता हूँ हाइलाइटर से। प्लैनेट जो था वो यहाँ था, और यहाँ से अब कहाँ आ गया, यहाँ तक, यहाँ पे आ गया ट्रैवल करके। तो वो कुछ पोजीशन ट्रैवल किया, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो इसके द्वारा देखो, इसके द्वारा कुछ एरिया बनाया गया क्या, तो हाँ, इस एरिया को हम लोग बोल देते हैं A1। फिर हमारा प्लैनेट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया प्लैनेट। और यहाँ से फिर क्या किया, यहाँ पे गया, ठीक है। किस टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो कुछ फिर से ट्रेवल किया और एरिया बनाया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं A2। तो ये जो हमारा दूसरा लॉ है वो क्या कहता है कि जो एरिया 1 होगा वो एरिया 2 के बराबर होगा, अगर वो डेल्टा टी टाइम में क्या बना रहा हो, अगर वो डेल्टा टी टाइम में क्या कर रहा हो, बना रहा हो, ठीक है। इतना बात समझ में आया आपको। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। अब मैं आपको तीसरा लॉ बताता हूँ। तीसरा लॉ जो लॉ है ना वो क्या है, बहुत ईजी है। तीसरा लॉ क्या कहता है कि जो भी प्लैनेट सन से जितना दूर होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा सन से क्या करने में, सन का चक्कर पूरा करने में। ध्यान से सुनना, ये क्या कहता है कि सन से पहला क्या कहता है, आप ध्यान से, पहला बात आप समझ गए। पहला आपको पता चल गया, पहला क्या था मेरा, लॉ ऑफ ऑर्बिट था। पहला मेरा क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें ये था कि सारा जो प्लैनेट है वो सन का चक्कर लगाएगा और सन किसी भी एक फोकी पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दूसरा मेरा क्या था, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, डेल्टा टी टाइम में जो मेरा एरिया कवर किया गया है वो एरिया 1 और एरिया 2 के बराबर होगा। और तीसरा लॉ मेरा क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स। ये ध्यान से समझो। इसमें क्या होता है कि जो मेरा
सन का जो प्लैनेट चक्कर लगाता है, सन का जो प्लैनेट चक्कर लगाता है, तो जो सन से जितना दूर होगा उसको उतना ही टाइम क्या हो जाएगा, चक्कर लगाने में लगेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो इसका एक रिलेशन होता है टी, टी क्या होता है, टाइम, और आर क्या होता है, डिस्टेंस। टी क्या होता है, टाइम, और आर क्या होता है, डिस्टेंस। और ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो जो आपका डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, तो चक्कर लगाने में भी क्या होगा, इस टाइम का इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है ये ऐसे होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब। तो ये तीनों लॉ मैंने आपको बता दिया। अब चलो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और बताते हैं कि कौन सा इसमें क्या है, गलत है। तो क्या कह रहा है, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल विथ द सन एट वन ऑफ द टू फोकी। तो सही बात है, जो हमारा सन होता है वो दोनों फोकी में से किसी एक फोकी पे होता है, और सारा प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग अ प्लैनेट एंड द सन मेक एन इक्वल एरिया आउटसाइड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल टाइम। सही बात है, A1 इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, जो मेरा A1 है वो क्या होता है, बराबर होता है, A1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 होता है। A1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 होता है डेल्टा टी टाइम में। तो ये भी मेरा बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी प्रिंसिपल एक्सियल ऑर्बिट। इसका मतलब कह रहा है कि जो मेरा टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो वो हमारा ए क्यू के है, और ए क्यू क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम पीरियड है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है, द ऑर्बिटल पीरियड डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा मैंने आपको बोला क्या, तो ये नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हमसे पूछता है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग इज ए वीक फोर्स। ये जो आपको चार ऑप्शन दिया है, मोमेंटम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास, शॉर्ट रेंज फोर्स, इसमें से सबसे ज़्यादा वीक फोर्स कौन सा होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, इन सारे ऑप्शन में से जो वीक फोर्स होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो आप सारे लोग देखो, जिस बच्चे को अगर याद नहीं है और अगर केवल उसको एसआई यूनिट भी याद है तो वो इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, वो सॉल्व कर सकता है। वो इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यही होता है। डूडो पहले में है क्या, नहीं। दूसरे में है क्या, नहीं। तीसरे में है क्या, माइनस है। माइनस तो ऊपर में होता है, तो ये गलत। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा जी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारा क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल। ध्यान से सुनना, जो हमारा डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट का उसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग, डबल कर दे रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन देम। तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिखो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है हमारा फॉर्मूला। और हमसे क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब ये इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। तो डबल कर देने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 4। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि 4 टाइम हो जाएगा। तो बताओ जो मेरा फोर्स, अगर आप उसका डिस्टेंस को क्या करोगे, 4 टाइम बढ़ा दोगे तो जो मेरा फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स घट जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर फोर्स बढ़ाओगे तो मेरा डिस्टेंस घट जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिक्रीज 4 टाइम। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन द मास ऑफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज डबल। ठीक है, तो आप लोग सारे लोग जानते हो क्या, हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, सर इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको लिखो। यही तो बोल रहा है ना कि फोर्स जो हमारा मास है ये तो कांस्टेंट ही है जी। क्या कह रहा है, व्हाट इज चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन द मास ऑफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज डबल। तो जो मेरा मास है किसी एक ऑब्जेक्ट का, ध्यान रखना, मास मान लो m1 का पहले m था तो अब उसको कितना कर दिया गया है, 2m कर दिया गया है, और जो m2 है वो अभी भी क्या है, m है। तो हमको क्या कह रहा है,
जो पहला वाला मास है उसको क्या कर दिया गया है, 2m कर दिया गया है। तो मेरा फोर्स पे क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे जी, m1 का वैल्यू कितना हो गया, तो m1 का वैल्यू हो गया 2m1 और मेरा m2 कितना है, तो m2 तो m2 ही है अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा फोर्स भी है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मास को हम दोगुना किए तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला से इस बात को भी प्रूफ कर दिया। अब हमारा क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मास 1 है उसको भी 3 टाइम बढ़ा दिया गया और जो मेरा मास 2 है उसको भी 3 टाइम बढ़ा दिया गया। पहले कितना था, पहले एक ही मास को बढ़ाया था। मान लो ये मेरा क्या है, प्लानेट है, इसका कितना वैल्यू है m1 का, m1 का वैल्यू मान लो 3m है। तो दूसरे वाले का वैल्यू क्या है मेरा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जी तो हमारा कांस्टेंट ही है तो उसको नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3m इंटू 3m। तो बताओ मेरा फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा, तो फोर्स मेरा 9 गुना बढ़ जाना चाहिए। तो फोर्स विल बी 9 टाइम्स, फोर्स क्या हो जाएगा मेरा 9 टाइम्स हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखो ये मैं ट्रिक से करता हूँ तो ये उतना लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है ना, ऐसा थोड़ी ये बोर्ड के पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये सब मेरा ट्रिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें जो दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है फॉल्स है। तो हम पहला देखते हैं क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इट्स वैल्यू ऑन द मून ऑन द अर्थ। तो आप सारे लोग जानते हो जो जी का वैल्यू है वो एक तरह से क्या है, वो हमारा हर जगह के लिए कांस्टेंट है। जो हमारा जी का वैल्यू है वो क्या है एक तरह से, तो जी का वैल्यू जो है हमारा वो हर जगह के लिए कांस्टेंट है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। फिर क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सेंटर of the two masses of 2 kg placed at a distance of 1 meter is 26.68 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग क्या जानते हो, 2 kg का है, तो जब आप इसको गुना करोगे ना, तो जब आप इसको गुना करोगे, चेक करोगे, तो ये इतना आता है, ठीक है। तो आप इसको करना कौन से फॉर्मूला लगा के, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आप इसको लगाओगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। अब क्या कहता है, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा फोर्स होता है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है हमारा डिस्टेंस का। तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। अब क्या कहता है, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट डबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। क्या कह रहा है कि जो मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डबल हो जाएगा अगर हम डिस्टेंस को क्या कर दें, हाफ कर दें। अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो हम निकाल के देख लेते हैं कि ये मेरा सही है कि नहीं है। तो आप सारे लोग जानते हो F1 इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 इंटू m2 m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है सर। यहाँ पे मेरा r का क्या वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे r का वैल्यू हमको क्या बोल रहा है कि ये आधा हो जाता है। तो जी m1 इंटू m2 अपॉन r अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू 4g m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो आप खुद देखो यहाँ पे अगर F1 का बात करें तो F1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मेरा 4g हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल। तो अगर आप हाफ कर रहे हो डिस्टेंस को तो ये मेरा कितना बढ़ जा रहा है, 4g हो जा रहा है, ना कि मेरा क्या हो जा रहा है, हाफ डबल हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट बी फेल्ट अंटिल द मास ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज प्लैनेट इज वेरी हाई, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट बिटवीन क्या होता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना वो हर एक वस्तु पे लग रहा होता है, हर एक चीज़ पे। आपके रूम में जो पेन है उस पर भी लग रहा है, मेरे पे लग रहा है, किसी पे भी लग रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होता है। तो वही क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ
gravity exists between each and every object but cannot be felt until the mass of object such as planet is very high। तो आपको फील तब होता है ना, जैसे मान के चलो मैं आपको बहुत ताकत से खींच लूँ तभी तो आपको फील होगा, नहीं तो मैं आपको बस ऐसे हाथ पकड़ के हल्का सा खींचूंगा तो थोड़ी महसूस होगा। तो वही कह रहा है कि आपको ग्रेविटेशन का फील तब होता है जब वो आपको सच में खींच लेता है, आपके अंदर क्या हो जाता है, एक तरह से मोशन हो जाता है, समझने के लिए, समझे। अब क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर किसी ऑब्जेक्ट में लगता है तो क्या हो जाता है, वेट इज इक्वल टू mg हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू mg। ठीक है, जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। कह रहा है डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी हैड डन बाई, वो कौन से महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का क्या किया था, खोज किया था या दिया था। तो वो महान साइंटिस्ट का नाम क्या था, हेनरी कैवेंडिश। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो भी वैल्यू दिए थे वो क्या दिए थे, हेनरी कैवेंडिश। और बहुत बच्चे यहीं पे क्या करते हैं, वो गलत कर देते हैं और कौन सा ऑप्शन लगा देते हैं, सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन जो थे वो हमको क्या दिए थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए थे। कौन सा, जो मैं आपको फॉर्मूला बताया था ना, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, वो कौन दिए थे, सर आइजैक न्यूटन दिए थे। लेकिन जो एक वैल्यू होता है, कौन सा वैल्यू, जो एक वैल्यू मैं आपको बताया था ना 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये जो थे ये कौन दिए थे, हेनरी कैवेंडिश दिए थे। ठीक है, इतना बात तो आपको पता चल गया। तो चलो अब क्या कह रहा है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज टू। जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो किस चीज़ पे लगता है, सन और प्लैनेट पे लगता है क्या, केवल अर्थ और सन पे लगता है, केवल अर्थ और मून पे लगता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो हर एक एक चीज़ पे लगता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है फोर्स इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, वॉट इज जी कॉल्ड इन द फॉर्मूला। तो आप सारे लोग जानते कि जो हमारा जी होता है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 658 का आप डायरेक्ट आंसर रट लीजिए। इसका क्या होता है कि देखो, आप सारे लोग जानते हो जो मेरा फोर्स होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। इतना बात किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा है कि अगर ये n टाइम से हो जाए, ठीक है, अगर ये n टाइम से हो जाए तो क्या होगा। तो आप सारे लोग इसका हमेशा याद कर लेना, इसका होता है Rn+1/2। देखो क्या कह रहा है, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस इन्वर्सली फ्रॉम द n पावर ऑफ द डिस्टेंस। तो हमने क्या कर दिया, फोर्स को इन्वर्सली n का पावर कर दिया। देन टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ r रेडियस, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शनल। तो आप इसका जो प्रोपोर्शनल जो r का वैल्यू होता है ना वो याद कर लेना, r के पावर n+1/2। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत लंबा सा और एक्सप्लेनेशन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 659 का हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो आप देखो इसमें हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द अर्थ। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारा कैपिटल जी होता है उसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप धरती के अंदर चले जाओ बाहर चले जाओ। जो हमारा स्मॉल जी होता है वो चेंज करता है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। फिर हमारा क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये वही वाला जो मैं आपको बोला था ना, आप वो G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर से कर लेना, तो ये हमारा आ जाएगा। तो यह भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वैलिड ओनली इन द लैबोरेटरी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो हमारा न्यूटन्स लॉ वो तो हर जगह वैलिड है ना, थोड़ी लैब में ही केवल वैल्यू होगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली सी। ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इंक्रीजेज व्हाट इज इफेक्ट ऑन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कह रहा है कि अगर मान लो दो मास है m1, दो प्लैनेट है m1 और m2, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो आप सारे लोग जानते हो, तो मेरा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस का। अगर डिस्टेंस मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा। फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, द फोर्स of gravitation between of two object is F. If the mass of object is half without changing their distance, the gravitational force will be। हमसे देखो, हमसे क्या कह रहा है, दो मास है
एक का मास m1 है, एक का मास मेरा कितना है m2 है, ठीक है। एक इनका मान लो a पॉइंट पे है, ये मेरा b पॉइंट पे है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। इतना बात किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज f। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, f है। इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाफ, अब इन दोनों के मास को क्या कर दिया गया, हाफ। इसको भी m/2 कर दिया गया और इसको भी क्या कर दिया गया, m2/2 m1/2। तो आपसे हमसे पूछ रहा है इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग देयर डिस्टेंस, इसको चेंज नहीं किया है तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या उसका असर पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी, m1 का वैल्यू क्या रख देंगे, m1/2, ठीक है, इंटू m2/2, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो मेरा सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r²। तो एक बात बताओ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2/2 इंटू 2 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको हमको आपको देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, 4 है, ऊपर क्या होगा 1 होगा। तो आपको नहीं लग रहा है F इज इक्वल टू 1/4g m1 इंटू m2/r² आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द, एक क्वेश्चन लगता है मैंने छोड़ दिया है, फिर से करते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 662 कह रहा है अर्थ अट्रैक्ट्स थिंग टुवर्ड इटसेल्फ, दिस इज ड्यू टू। तो आप बच्चा जानता है जो हमारा अर्थ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है वो किस चीज़ के कारण करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। कह रहा है द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ। नहीं, जो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है। जो हमारा अर्थ है, जो फोर्स है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो हमारा अर्थ को क्या करके रखा है, बाइंड करके रखा है। मून मूवमेंट अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, तो सही बात है, वो भी ग्रेविटी के कारण ही जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है। फिर क्या कह रहा है, टाइड ड्यू टू मून एंड सन, तो सही बात है, टाइड ड्यू टू, जो हमारा टाइड्स आते हैं सी में, वो भी किसके कारण होते हैं, तो ग्रेविटी के कारण ही आते हैं। ये टाइड्स कहाँ आता है, समुद्र में आता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द मून, नहीं, ये बिल्कुल बात है, ग्रेविटी के कारण ऐसा नहीं होता है कि जो मेरा अर्थ है वो क्या करे, मून के अराउंड घूमे, तो ये नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, जो हमारा मून होता है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, ना कि जो हमारा अर्थ है वो मून के अराउंड घूमेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ mkg फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एंड एल्टीट्यूड ऑफ 2r, द रेडियस ऑफ अर्थ इज r। तो आप सारे लोग जानते हो, इस बात को हमेशा याद रखना कि जो हमारा मिनिमम एनर्जी लगता है, जो हमारा मिनिमम एनर्जी लगता है किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अर्थ के सरफेस से, ताकि वो सर्कुलर ऑर्बिट 2r तक पहुंच जाए, और जो वहाँ पे द रेडियस ऑफ अगर अर्थ r हो तो वो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी जो हमारा होता है, आप लोग हमेशा याद रखना, वो होता है 5/6 mgr। क्या होता है, 5/6 mgr। तो ये याद रखना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ mkg फ्रॉम द अर्थ, क्या होता है 5/6 mgr। अगर मान लो यहाँ पे मास का अगर वैल्यू दे देगा तो बस यहाँ पे पुट कर देना, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो बताओ, पहला हमसे क्या कह रहा है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, जो हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल्स पे, और मिनिमम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। इतना बात आप समझ गए, ठीक है। क्या कह रहा है, अच्छा ये बताओ क्यों होता है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, पोल पे मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जी क्या होता है, पोल पे मैक्स होता है, और मिनिमम इक्वेटर पे होता है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे जो अपना जी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और वेट का फॉर्मूला m/g होता है, इसी वजह से। तो क्या कह रहा है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट पोल, तो ये बिल्कुल मेरा गलत है। तो हमको जब ऑप्शन गलत मिल गया तो हम आगे क्यों ही चेक करेंगे, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट द मिनिमम, तो ये हमारा क्या है, गलत है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, तो सही बात है, जो हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है।
क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एक्सीड द नॉर्मल डिस्टेंस बाय 6 टाइम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी। तो हमारा क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप सारे लोग जानते हो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। और क्या कह रहा है, मान लो ये मेरा क्या है, m1 है मास, ये m2 मास है का कोई प्लानिट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एक्सीड द नॉर्मल डिस्टेंस बाय 6 टाइम, जो हमारा इसका नॉर्मल डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, 6 टाइम हो जाता है, ठीक है। 6 टाइम मतलब 6r हो जाता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा डिस्टेंस होता है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 36 टाइम। तो जो मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36 टाइम से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमारा सॉरी एक्सीड कर जाएगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी 36 टाइम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बताइए आप सारे लोग, 1/36 टाइम। अगर जो हमारा नॉर्मल डिस्टेंस है उसको 6 टाइम से बढ़ा देते हैं तो मेरा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा 1/36 टाइम से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैंने इससे पहले बोल दिया था कि वो बढ़ जाएगा, तो वो गलती से बोल दिया था, सॉरी। इसका क्या हो जाएगा, 1/36 टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा कोई भी दो फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, विच फोर्स मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही हमारे सारे सोलर सिस्टम को क्या कर रहा है, चला रहा है। अगर वो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉयज हो जाएगा, ठीक है। जो सिंबल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से करते हैं। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, जो हमारा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या कह रहा है, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी जी इस पे तो करता है डिपेंड। कह रहा है द मास ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग बिलो m, इससे हमको क्या लेना देना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग बिलो m, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज इफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज 1/9f, ठीक है। व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। अब आपसे यहाँ पे डिस्टेंस से रिलेटेड पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा अगर फोर्स जो है वो 1/9 हो जाए। तो आप सारे लोग जानते हो अगर फोर्स 1/9 हो गया है, अगर फोर्स 1/9 हो गया है तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, डिस्टेंस तो वही होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप सारे लोग जानते हो अगर आप 9 का वो करोगे रूट स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 672 पे आइए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी। इसमें से दिए गए ऑप्शन में से ग्रेविटी का ऑप्शन कौन सा नहीं है। तो देखो क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट द प्लानिटरी एटमॉस्फेयर फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारा ग्रेविटेशन है वो क्या कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको सेपरेट होने से रोकता है, सबको होल्ड करके रखा है ना। क्या कर रहा है, इट हेल्प इन रोटेशन ऑफ ब्लैक होल, लेकिन ब्लैक होल से ग्रेविटेशन का तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो ये है हमारे ग्रेविटी का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कीप्स द स्टार कनेक्टेड टुगेदर, सही बात है, ग्रेविटी के कारण ही तो जो अर्थ है वो मून को कनेक्ट करके रखा हुआ है। द मून इज इन इट्स ऑर्बिट, सही बात है, जो हमारा अर्थ है उसके ऑर्बिट में क्या आता है, मून आता है, और मून को अर्थ क्या करता है, रोटेट करवा रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 673 पे आइए, क्या कह रहा है, फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन, फ्री फॉल हमारा कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा फ्री फॉल होता है वो कहाँ पॉसिबल हो सकता है, वो हमारा केवल वैक्यूम में पॉसिबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो फ्री फॉल कहाँ पे हो सकता है पॉसिबल, ओनली इन वैक्यूम। फ्री फॉल कहाँ पे हो सकता है, केवल वैक्यूम हो सकता है। फ्री फॉल का मतलब हो गया कोई भी फोर्स आपको अपोज ना कर रहा हो, कोई भी फोर्स क्या नहीं कर रहा हो, अपोज नहीं कर रहा हो। क्या कह रहा है, व्हाट डज द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड ऑन, जो हमारा वर्क डन होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा वर्क डन होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वर्क डन। तो आप सारे लोग जानते हो जो, अगर देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन चेक, एट द डिफरेंस ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये कह रहा है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, mgh, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, हाइट 1 हो गया, माइनस W इस यहाँ पे क्या हो जाता है, mghi, ठीक है।
समझ में आया आपको ये बात? तो यहाँ पे जो ये F है ये मेरा क्या है, फाइनल पोजीशन है, और ये मेरा क्या है, इनिशियल पोजीशन है। एट द डिफरेंस ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो हमारा वर्क होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ग्रेविटी के पे डिपेंड करता है और उन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 675 पे आइए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्म, शेप एंड मास ऑफ द बॉडी। तो जो ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो हमारा जी है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे, ना शेप पे डिपेंड करता है और ना मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज मैक्सिमम एट पोल। तो सही बात है, ये किस पे मैक्सिमम होता है, पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये भी मेरा क्या है, सही हो गया। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। क्यों, क्या कह रहा था डी, इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन द वर्चुअल वेट ऑफ ए बॉडी इज लेस देन इट्स इक्वलेंट। ये क्या हो जाता है, ऐसा गलत है, ये नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी हो जाता है वो क्या हो जाता है, आप जो वेट ऑफ द बॉडी जो फील होता है वो कैसा फील होता है, वो जीरो हो जाता है। वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी, ना कि मास। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ़ योर वेट 38 kg ऑन अर्थ व्हाट विल योर वेट ऑन द प्लैनेट मरकरी। तो अगर आप सारे लोग जानते हो, अगर वेट आपका 38 kg है कहाँ पे, अर्थ पे, 38 kg है कहाँ पे, अर्थ पे। ठीक है, तो जो हमारा मरकरी पे क्या हो जाएगा, तो मरकरी के लिए आप लोग हमेशा याद रखना, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास। मास कितना दिया हुआ है बताइए आप, मास दिया हुआ है 38। ठीक है, इतना बात में आपको कोई दिक्कत तो नहीं। और जो हमारे ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, 0.378। क्या होता है, 0.378। जब इससे आप गुना कर दोगे तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14.364 kg। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। जो मरकरी पे जी हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0.378। इस बात को याद रखना। ठीक है, क्या कह रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, और आपको इसमें से रीजन और असर्शन देना है। आपको क्या कह रहा है, ट्री ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी, पूछ रहा है, एक आपको कारण दे रहा है, ट्री जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है। उसका रीजन दे रहा है, नेचर डिफाइंस ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ट्री ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा ट्री है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है, और इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या होता है, जियोट्रोपिज्म। ठीक है, होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इट इज कोऑर्डिनेट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ बाय ए प्लांट इन ए रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी पुलिंग इन इट। इसका मतलब जब मेरा प्लांट बढ़ रहा होता है तो जो ग्रेविटेशन होता है उसको खींच रहा होता है कि नहीं नहीं तुम अब मत बढ़ो, इस टाइप से। ठीक है, तो ये बात तो सही बात है, जो हमारा ट्री है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट गो करता है। तो ऑप्शन ए जो है तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेचर डिफाइंस ग्रेविटेशनल लॉ। तो नेचर डजंट डिफाइन ग्रेविटेशनल लॉ, हेंस ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। नेचर थोड़ी डिफाइन किया ग्रेविटेशनल लॉ को, वो तो साइंटिस्ट किए थे ना सर। ग्रेविटेशनल लॉ कौन दिया था, तो सर आइजैक न्यूटन दिए थे। तो ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ ए पर्सन इज 60 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द सेम पर्सन मास ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज। तो आप सारे लोग जानते हो कि वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। और जब आप मून पे चले जाओगे, जब आप मून पे चलोगे तो जो भी आपका वेट, मान लो यहाँ पे वेट आपका कितना है, यहाँ पे वेट आपका क्या दिया हुआ है, अर्थ पे आपका वेट दिया हुआ है 60। तो आप जब मून पे जाओगे तो ये आपका 1/6 हो जाएगा, मतलब आपका वेट 10 kg हो जाएगा। तो मून पे क्या हो जाएगा, आपका वेट 1/6 कम हो जाता है। तो मून पे क्या होता है, जो ग्रेविटी होता है वो 1/6 हो जाता है अर्थ के रिस्पेक्ट में। क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg ऑन द सरफेस व्हाट इज, ये तो सेम बताया, इसका क्या हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी वैरी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर, ए स्टूडेंट वुड ऑब्जर्व मिनिमम जी एट। तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि वो मैक्सिमम कहाँ पे करेगा, पोल पे करेगा। मैक्सिमम कहाँ पे करेगा, पोल पे करेगा, और मिनिमम जी वैल्यू कहाँ पे करेगा, इक्वेटर पे करेगा। इतना बात आपको समझ में आया। कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट इफ ए बॉल इज पंच अपवर्ड विथ एन इनर्शिया
वैल्यू ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन 10। तो आप सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसको लिखो, जो दिया हुआ है वो लिखो। आपको क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी को किस से दर्शाते हैं, यू से। यू कितना दिया हुआ है आपको, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपका यहाँ पे जी कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिखो। जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हमसे टी पूछ रहा है तो टी लिखो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। u है 25 सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी की कितना दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो क्या, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो हमको v पता है, u पता है, g पता है, तो t निकल जाएगा। तो बिल्कुल सर निकल जाएगा। इसका हमसे क्या पूछ रहा था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट इफ ए बॉल इज पंच अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपने कोई बॉल फेंका और वो हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंच जाएगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, यही आपसे पूछ रहा था। तो हमको v कितना पता है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25, g कितना दिया हुआ है 10 और t हमको क्या, t हमको पता है क्या, तो t हमको पता नहीं है। तो t नहीं पता है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना t, ठीक है। इतना बात में आपको कोई दिक्कत नहीं, सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 10t, ठीक है। तो आप ये 10t को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 10t इज इक्वल टू 25। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/10। तो कितना हो जाएगा मेरा 2.5 सेकेंड, क्या हो जाएगा 2.5 सेकेंड। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड। क्या रहा है, वैसा पॉइंट जहाँ पे जो मेरा इंटायर वेट हो वो क्या हो, फंक्शन की तरह बिहेव करने लगे, फंक्शन का बिहेव करने लगे, तो वो कहाँ हो जाता है, द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो क्या कहलाता है, वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कह रहा है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। मास दिया हुआ है 10 और आपको ग्रेविटेशन कितना दिया हुआ है 9.8। तो बताइए इसका वेट क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 98 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ जी सेम एज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा एक्सेलरेशन होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन सारे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो मेरा स्टेटमेंट वो फॉल्स है। तो हमको क्या पहला कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ हाइट। तो सही बात है, आप जब पोल पे जाते हो तो जी का वैल्यू कुछ और होता है, आप जब इक्वेटर पे जाते हो तो आपका जी का वैल्यू कुछ और होता है, मून पे जाते हो तो जी का वैल्यू कुछ और होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा जो जी है वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। आप 5 किलो का सामान भेजो, 25 किलो का सामान भेजो, जी जो है सब पे सेम लगता है, ठीक है। तो हमारा गलत मिल गया, तो ऑप्शन आगे क्यों ही चेक करेंगे। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ। सही बात है, मास ऑफ द अर्थ पे वो करता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 686 का, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट। जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो किस पे मैक्सिमम होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। क्या कह रहा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 न्यूटन, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 60 न्यूटन। और हमसे किसका पूछा है, लूनार सरफेस का। लूनार सरफेस का मतलब आपसे मून का पूछ रहा है। तो मून का पूछ रहा है तो मून पे 1/6 हो जाता है, तो 60/6 तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन ए, ठीक है। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट वेट 60 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द इट्स वेट ऑन द लूनार सरफेस। अभी सेम करवाया तो क्या हो जाएगा इसका 10 न्यूटन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। इसमें से दिए गए ऑप्शन में से केमिकल रिएक्शन कौन सा नहीं है। डिकम्पोजिशन भी केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस भी केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी केमिकल रिएक्शन है। तो ग्रेविटेशन जो है क्या है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। ग्रेविटी क्या है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्या पूछ रहा है, एस्ट्रोनॉट फील वेट इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट। जो हमारा एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो किस टाइप का वेट फील करते हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो वेटलेस फील करते हैं। वो क्या करते हैं, वेटलेस फील करते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट होता है उनके अंदर जो ग्रेविटेशन होता है, जो मेरा जी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसी वजह से वो क्या हो रहते हैं, उड़ते रहते हैं उसके अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर। क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इसका फॉर्मूला होता है जी, m e/r,
स्क्वायर। ठीक है, आप सारे लोग ये फॉर्मूला आप जानते हो। जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा है 692, if the mass of the sun, earth and the distance between there are m and r respectively, the work done by the gravity of the sun for a revolution around the sun of the earth is। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ द मास ऑफ द सन, अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर m and r respectively, the work done by the gravity of the sun for a revolution around the sun of the earth is। आप सारे लोग जानते हो जब वो पूरा पूरा रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ऐसे ऐसे करके जा रहा है। मान लो अर्थ यहाँ से स्टार्ट किया, सन यहाँ पे ऐसे स्टार्ट किया और ऐसे करके फिर से यहीं पे आ गया, तो एक रिवोल्यूशन पूरा हुआ। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा वर्क होता है क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो मेरा वर्क डन भी तो जीरो हो जाएगा, वर्क डन भी मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा सेंटर ऑफ द अर्थ होता है वहाँ पे ग्रेविटी ही नहीं होता है, तो इस वजह से जो वहाँ पे मेरा वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी होता है। तो मेरा g का वैल्यू ही क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है? वॉट हाइट कैन ही जंप ऑन द मून इफ ए पर्सन जंप 1.5 मीटर हाइट ऑन द अर्थ। ठीक है, इतना बात आपको पता करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति है अगर कोई भी व्यक्ति 1.5 मीटर अर्थ पे वो जंप करता है तो मून पे कितना जंप करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब आप सारे लोग तो जानते हो। ठीक है, आप एक फॉर्मूला जानना, G1H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G2H2। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, अर्थ, और ये किसके लिए हो गया? मून का। अब ये मत पूछना कि कहाँ से आया, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा होता है जो कि आपका कोई काम का नहीं है। आप हमेशा याद रखें G1H1 इज इक्वल टू क्या होता है? G2H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किस टाइप के क्वेश्चन के लिए? जंपिंग से रिलेटेड, कि अगर आप अर्थ पे जंप कर रहे हो तो मून पे जाके कितना करोगे। तो देखो अर्थ पे ग्रेविटेशन का वैल्यू कितना होता है सर? 9.8 होता है, और कितना जंप कर रहा है? तो वो 1.5 कर रहा है। ठीक है, G2 कितना दिया हुआ है? 1.6 दिया हुआ है। तो अर्थ पे कितना होता है? 9.8 होता है। ठीक है, तो 9.8 का कितना? आधा, और H2 का वैल्यू ही तो निकालना है ना। तो ठीक है, आप 9.8 इंटू 1.5 करो। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9.8 इंटू 1.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 9.8 इंटू H2। हाँ सर, लिख सकते हैं। 9.8 से 9.8 को काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप 1.5 को 6 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 30 का 9। तो मेरा क्या आ जाएगा राइट आंसर? 9 मीटर। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट रिलेशन आप क्या कर लेना, एग्जाम के लिए याद कर लेना। ठीक है, क्या कह रहा है 695 का? द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू। तो आप सारे लोग जानते हो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ये हमारा m अपॉन आर स्क्वायर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? m अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्या कह रहा है? सब क्वेश्चन नंबर 696 में क्या कह रहा है? कह रहा है सपोज एन इमेजनरी प्लानट हुज मास इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द अर्थ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप अर्थ भी बना लो और आप जो इमेजनरी प्लानट है वो भी बना लो। तो मैंने अर्थ भी बना लिया और मैंने क्या किया? इमेजनरी प्लानट भी बना लिया। ठीक है, इमेजनरी प्लानट आप ये समझ जाना। ठीक है, इमेजनरी प्लानट है ये। ठीक है, क्या कह रहा है? जो अर्थ का मास है, तो अर्थ का मास मान लो क्या है? m है। तो इसका मास कितना हो जाएगा? तो इसका मास हो जाएगा m/2, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है मास इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एंड रेडियस इज 1/3। अगर पृथ्वी का रेडियस r है तो इमेजनरी प्लैनेट का रेडियस क्या हो जाएगा? r/3 हो जाएगा। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। और इसका पृथ्वी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है? तो ये g दिया हुआ है, तो ये भी g लिख लो। कभी भी न्यूमेरिकल करो तो जो भी दिया हुआ है उसको लिख लो। आप सारे लोग जानते हो g बराबर क्या होता है? तो आप सारे लोग जानते हो g बराबर होता है, स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/e अपॉन आर ई का स्क्वायर। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है जी डैश, ठीक है, इमेजिनरी प्लैनेट का। तो बताओ, जी तो कुछ नहीं, जी तो हमारा ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा। हमारा मास क्या दिया हुआ है उस प्लैनेट का, इमेजिनरी प्लैनेट का? तो सर मास दिया हुआ है m/2, ठीक है। बताओ हमारा रेडियस ऑफ, जो हमारा रेडियस है इमेजिनरी प्लैनेट का वो कितना दिया है? तो r/3 दिया है। आप यहाँ पे लिख दो r/3। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरा जी डैश क्या आ रहा है? जी डैश आ रहा है इक्वल टू जी m/2, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? r/9। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, इसको ऊपर की ओर भेज दो, तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? जी डैश मेरा क्या हो जाएगा? जी डैश मेरा हो जाएगा 9/2, ठीक है, GME, ठीक है, GME अपॉन RE का स्क्वायर। तो देखो मेरा क्या हो जाएगा? जी डैश का वैल्यू कितना आ गया? 9/2 आ गया। और मैं ना इसका आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, इतना डिटेल में इसको नहीं करेंगे। तो मेरा डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा? 9/2G। तो हमारा क्या हो गया इसका आंसर? 9/2G। अगले क्वेश्चन से हम लोग इसको शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। मैं इतना लॉन्ग आपको भी नहीं सजेस्ट करूँगा क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? सपोज एन इमेजिनरी प्लैनेट, इसमें भी इमेजिनरी प्लैनेट्स है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो कि जो भी आपको दिया हुआ है ना उसको बना लो। तो अर्थ, ठीक है, अर्थ है ये अपना, और ये क्या है? अपना इमेजिनरी प्लैनेट है, ठीक है। क्या कह रहा है? सपोज एन इमेजिनरी प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर इक्वल टू द हाफ ऑफ द अर्थ। अर्थ का अगर मास m है और रेडियस क्या है? r है, तो जो हमारे इमेजिनरी प्लैनेट है उसका मास है m/2 और उसका रेडियस क्या है? r/2, और अर्थ का ग्रेविटी कितना दिया हुआ है? g दिया हुआ है। तो इसका पूछ रहा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखो, g का क्या होता है? GME अपॉन r² होता है, यही होता है। तो आप डायरेक्ट इस टाइप में क्या लिखो? ऐसे g का वैल्यू g, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? m/2, r का वैल्यू क्या दिया हुआ है? r/2 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? m/2 r/4। तो जो भी आए ना इसको बस पलट के लिख दिया करो, जो भी आपको नंबर दिख रहा है ना 4 और 2, तो इसको पलट के लिख दो। क्या हो जाएगा? 4/2, और इसको काटो तो क्या आ जाएगा? 2G। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी डैश का मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 2G आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ में जो हमारा जी होता है, स्मॉल जी होता है, उसका वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी बच्चे को टाइम पास करना है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? जी इज इक्वल टू GM मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये लगा के इसमें आप जी का वैल्यू पुट कर देना। कितना? कैपिटल जी का वैल्यू आप सारे लोग कितना जानते हो? 6.67 इंटू 10⁻11। अर्थ का वेट कितना होता है? 5.97 इंटू 10⁻24 kg। और अपना रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁻6। इसको डालोगे तो आपका यही आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 700 पे आइए। देखो हम लोग 700 क्वेश्चन इस बुक से कर लिए हैं। तो आप सोचो जब इतना क्वेश्चन आप करके जाओगे तो आपसे रेलवे का एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा? कौन ताकत है जो आपको रोक देगा रेलवे का एग्जाम निकालने से? कोई नहीं, बस गॉड का आशीर्वाद होना चाहिए, है कि नहीं? तो देखो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो सारे बच्चे बोलेंगे ऑप्शन बी सर, ठीक है। क्या कह रहा है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 200 न्यूटन, ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ इज 200 एंड मास इज 20 kg। हमको वेट दिया हुआ है कितना? 200 न्यूटन। हमको मास दिया हुआ है कितना? 20 kg, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि हमारा जी का वैल्यू क्या होगा? तो आप सारे लोग जानते हो W इज इक्वल टू क्या होता है? mg। W कितना दिया हुआ है? 200। मास क्या दिया हुआ है? 20 G। यहाँ पे इसको काटो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो फिर से वो इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? सपोज अ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस इज 1/3 ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इमेजिन करना है। क्या करना है? इमेजिन करना है। इमेजिन करो और ये क्वेश्चन आपका खट से बन जाएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो। तो क्या कह रहा है?
देखो सपोज ए प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस इज 1/3 ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। जो मेरा मास दिया हुआ है वो कितना है 1/3 है, रेडियस भी क्या है 1/3 है, और हमको जी का वैल्यू पता करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या जानते हैं जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एम अपॉन आर ई का क्या स्क्वायर। तो जी एम क्या हो जाएगा 1/3 जी, ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा मेरा 1/3 का स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1/9। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको पलट के लिखो तो क्या हो जाएगा 9/3 और इसको काट दो तो फिर मेरा क्या हो जाएगा 3g। तो मेरा g का वैल्यू क्या आ जाएगा 3g। मैंने उतना डिटेल से नहीं किया है क्योंकि मैं आपको अगर इतना डिटेल से पूरा फॉर्मूलास लिखने लगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रॉक ब्राउट फ्रॉम द लूनार सरफेस। सपोज करो कोई आप चट्टान रॉक कोई पत्थर आप मून के सरफेस से लेके आ जाते हो तो क्या होगा। तो आप जानते हो कि मून पे जो वेट होगा वो अलग होगा, पृथ्वी पे क्या होगा अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह का ग्रेविटी क्या होता है अलग अलग होता है। तो वही हो रहा है, कह रहा है इट्स वेट विल चेंज। हाँ जी, वेट जो होगा वो तो हमारा चेंज होगा ही। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे जो वेट होता है वो अलग होता है। जो मान लो पृथ्वी पे अगर आप 60 kg के हो तो मून पे चले जाओगे तो कितने kg के हो जाओगे 10 kg के हो जाओगे वेट। क्यों? क्योंकि जो मून है वहाँ पे ग्रेविटी वहाँ पे जो होता है वेट जो होता है वो क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है वो वहाँ पे मून पे 1/6 हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को समझो। कह रहा है व्हेन 2 eggs are dropped from a certain height in a such a way that one egg fall on the floor and the other on the pillow, which of the following will not be possible outcome। कह रहा है कि आपके पास 2 अंडा है, ठीक है, उस दोनों अंडे को आप क्या कर रहे हो एक ऊंचाई पे जा रहे हो। मान लो आप 2 ऊंचाई पे गए, 2 ऊंचाई का मतलब क्या हुआ आप गए एक आदमी एक अंडा अपने भाई को लेके बोले कि जाओ तुम पहले फ्लोर पे जाओ, दूसरा अंडा लेके वो कहाँ चला गया दूसरे फ्लोर पे। ठीक है, उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हो फेंक रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो उसको फेंक रहे हो। मतलब तो आप एक चीज़ बताओ ना, जो मेरा हाइट हो तो वो हो गया क्या हो गया डिफरेंट हो गया। तो आप हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी हाइट डिफरेंट होगा तो जो लेवल ऑफ फोर्स होगा ना वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अगर हाइट डिफरेंट हुआ तो जो लेवल ऑफ फोर्स होगा ना वो भी डिफरेंट हो गया। हाइट सेम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हाइट सेम अगर नहीं है तो फोर्स का लेवल भी क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप उस एग को फेंकोगे, ठीक है, और एग को फेंकोगे और वो डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाएगा तो क्या होगा ना उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, उस पर फोर्स क्या होगा बहुत ज़्यादा लगेगा और वो एग टूट जाएगा। लेकिन मान के चलो आप वहाँ पे क्या कर दिए पिल्लो लगा दिए, तकिया लगा दिए, तो क्या होगा कि जब वो गिलेगा ना तो वो पिलो पे गिरेगा और फोर्स उस पर कम लगेगा और टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो वो नहीं टूटेगा। इतना बात आपको समझ में आया। मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, जैसे मैं आपको छत पे से बोलूँ कूद जाओ, तुम भी कूदो और तुम्हारा मान लो कोई फ्रेंड है रमेश है उसको भी बोलो कूदने के लिए, आप क्या कर रहे हो बालू पे कूदो तो आपका पैर हाथ नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपका फ्रेंड डायरेक्ट कूद जाता है ज़मीन पे, हो सकता है उसका पैर टूट जाए, उसका डेथ हो जाए, उसका सर फट जाए। तो अब इस क्वेश्चन को से क्या कहता है ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम डिफरेंट हाइट एक्सर्ट डिफरेंट लेवल ऑफ फोर्स। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप 2 अलग अलग हाइट से कोई भी चीज़ को फेंकते हो तो उसका जो फोर्स लगता है वो भी अलग अलग लगता है। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है बोथ एग विल ब्रेक, जो हमारा दोनों अंडा है वो टूट जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि दूसरे वाले को तो आप पिलो पे फेंक रहे हो, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा नहीं होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और गलत ही बोल रहा था तो ये हम कर दिए। क्या कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो वेट मैक्सिमम कहाँ होगा? जहाँ पे वेट का फॉर्मूला क्या होता है W = mg। तो जहाँ पे मेरा क्या है G मैक्सिमम है, तो G मैक्सिमम कहाँ होता है पोल पे, और क्या कहते हैं कम कहाँ पे होता है इक्वेटर पे। क्या कह रहा है द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू। तो जो हमारा मून घूमता है अर्थ के अराउंड में वो क्या क्यों घूमता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या कह रहा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द पोल कंपेयर टू द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इक्वेटर। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि क्या होता है ना G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RE का स्क्वायर।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर g का वैल्यू बढ़ेगा, अगर g का वैल्यू बढ़ेगा तो जो मेरा डिस्टेंस है ना, जो मेरा RE है ना, वो क्या होगा? घटेगा। और अगर आपका g का वैल्यू घट रहा है तो मेरा RE का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो। क्या कह रहा है? द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द पोल्स विल बी लेस देन इट्स वेट ऑन द इक्वेटर। ठीक है। और हमको क्या पूछ रहा है? व्हाट विल द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द पोल कंपेयर टू द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इक्वेटर। तो हमारा ये क्या है? गलत है। क्या कह रहा है? द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द पोल्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द इक्वेटर। ये भी बिल्कुल गलत। या कम होगा या ज़्यादा होगा, ये चेक करो। द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द पोल्स विल बी ग्रेटर। तो क्या कह रहा है कि जो वेट होगा वो पोल्स पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। हाँ सही बात है, मेरा जी यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। तो जी अगर ज़्यादा है तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और पोल्स पे क्या होता है? पोल का डिस्टेंस कम होता है अर्थ के सेंटर से, और इक्वेटर का क्या होता है? ज़्यादा होता है। एंड ग्रेटर देन इट्स वेट ऑन द इक्वेटर। तो सही बात है, ऑप्शन सी मेरा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, पोल्स पे ज़्यादा और इक्वेटर पे कम। अब इस क्वेश्चन में आओ, इसमें क्या कह रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट एक्सलेशन वैल्यू फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट 1/10 द हाइट ऑफ इट्स रेडियस। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसके लिए पैनिक नहीं होता है। इसका डायरेक्ट एक सिंपल फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, बट इस टाइम में कभी कभी रेयर, ये क्लास 12th का चीज़ होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी डैश इज इक्वल टू 100g अपॉन 1 to n, जहाँ पे ये 100 हो गया। अब बताओ ग्रेविटेशन कितना होता है? ग्रेविटेशनल वैल्यू कितना दिया? 9.8। ठीक है, और बताओ 121, ये तो फॉर्मूला ही है। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो मेरा जी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8.09। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8.1 के बराबर लिख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये मेरा क्या है? गोइंग वर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सलेशन व्हेन गोइंग अप, जब आप ऊपर की ओर जा रहे हो। अब क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइम द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज ऑन द मून। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना। बहुत कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मेनी टाइम द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज ऑन द मून। मून पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अर्थ पे क्या हो जाएगा? तो वो अर्थ पे उसका 6 गुना हो जाएगा। अर्थ पे क्या हो जाएगा? वो 6 गुना हो जाएगा मून के। क्यों? क्योंकि मून पे 1/6 होता है, तो अर्थ पे क्या हो जाएगा? 6। कह रहा है द रेडियस एंड द मास ऑफ ए प्लैनेट आर हाफ ऑफ द अर्थ एंड रेडियस एंड मास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। क्या होगा जी का वैल्यू? तो आप सारे लोग एक फॉर्मूला तो जानते ही हो ना, जी डैश। जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए। क्या कह रहा है? द रेडियस एंड मास ऑफ ए प्लैनेट आर हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस एंड मास। इतना बात आप समझ गए। तो जैसे ही क्या बोले? हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस एंड हाफ ऑफ द मास बोले, तो आप लोग एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ये क्या होता है? जी डैश इज इक्वल टू होता है 2gm अपॉन RE का क्या? स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब आपको इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या होगा? जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 2g दिख रहा है। जी डैश इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 2d दिख रहा है। ठीक है, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 गुना 9.8, तो मेरा कितना आ जाएगा? 19.6 आ जाएगा। मेरा कितना आ जाएगा? 19.6 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो क्या कह रहे हैं? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द ग्रेविटेशनल एक्सलेशन 0। तो आप सारे लोग जाते हो, जो मेरा सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, जो मेरा अर्थ का जो सेंटर होता है, वहाँ पे एक्सलेशन क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, पोल्स पे सबसे ज़्यादा, इक्वेटर पे कम। क्या कह रहा है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 2n। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो इसका डायरेक्ट बताओ मास कितना हो जाएगा? 20 kg हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगर किसी को नहीं पता है तो आप जानते हो W इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। यहाँ पे मास क्या हो जाएगा? मास के लिए बताइए। मास के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं W/g। तो 200 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताइए 10, 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 6 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो क्या करेंगे? मून पे क्या हो जाता है? 1/6, तो 6000 गुना 1/6 क्या हो जाएगा? 1000 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है,
714 पे आइए, क्या कह रहा है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 kg, व्हाट विल द वेट ऑफ द, वेट पूछ रहा है, तो क्या होता है वेट का फॉर्मूला, W इज इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है, W मेरा कितना दिया हुआ है, W तुमसे पूछ ही रहा है, मास कितना दिया हुआ है 20, ग्रेविटेशन कितना है 9.8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आपका जो आंसर आएगा वो 196 आएगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 20 इंटू 98 अपॉन 10, डेसिमल हटा दिए इसलिए 0 से 0, और जब इसको सॉल्व करो तो 196 आएगा। इतना बात समझ में आया। क्या कर रहा है, व्हाट विल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज वेट ऑन द अर्थ इज, वेट दिया हुआ है 196, जी दिया हुआ है आपको 9.8 और आपसे मास पूछ रहा है, निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा क्या, क्या होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है, तो हमसे मास पूछ रहा है तो हो जाएगा W अपॉन जी इज इक्वल टू M। तो W मेरा कितना दिया हुआ है, W दिया हुआ है 196, ग्रेविटेशन कितना दिया 9.8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा 20 kg, राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा 20 kg। ठीक है, आइए इस पे आइए, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू, तो जो हमारा वैल्यू ऑफ जी होता है वो कैसे डिक्रीज करता है, किस पे बेसिस पे डिक्रीज करता है। तो आप क्या जानते हो, मान लो ये मेरा अर्थ का सेंटर है, अगर आप अर्थ के नीचे जाओगे तो भी वैल्यू डिक्रीज करेगा, ऐसे ऊपर जाओगे तो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जो हमारा अर्थ का वैल्यू है वो हाइट के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखना, जो मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना वो साइज मास वेट पे नहीं डिक्रीज होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मेरा जी का वैल्यू कब नहीं डिक्रीज होगा, तो आप बोलोगे जी का वैल्यू मास पे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ये सबसे वो नहीं डिक्रीज होता है, वेट से ये सबसे नहीं डिक्रीज होता है। तो मेरा जो जी का वैल्यू वो कब डिक्रीज होगा, जब आप ऊपर की ओर जा रहे हो या नीचे की ओर जा रहे हो, मतलब हाइट से उसका लेना देना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है बट मैं आपको इसका बता देता हूँ, आप इस बात को ध्यान रखना। इसको सॉल्व करोगे तो 2-3 पेज का चला जाएगा। क्या कह रहा है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ h below the surface of the earth and a height h above the surface of the earth where r is the radius of the earth। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखो ना तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन आप इस बात को ध्यान लो, इसमें क्या होता है ना कि जो मेरा हाइट होता है, जो हाइट होता है एज कम्पेयर्ड टू गिवन रेडियस, वो क्या होता है ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। और ये क्या होता है, लीनियरली बढ़ता है, ये क्या होता है, लीनियरली बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आप आंसर बढ़ दोगे, इट विल इंक्रीज लीनियरली, ये क्या होता है, लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली क्या करता है, बढ़ता है। ये पूछ रहा है कि वो देखो, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अगर आप जब नीचे की ओर जा रहे हो तो क्या होगा, और जब आप जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो तो क्या होगा। तो आप जानते हो जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो जो आपका ग्रेविटी है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा अकॉर्डिंग टू हाइट। ठीक है, नीचे जाओगे तो क्या होगा, घटेगा। तो ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, इस बात को आप ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन माउंट एवरेस्ट इज ग्रेटर देन जी। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी ऑन माउंट एवरेस्ट इज ग्रेटर देन जी। तो आप सारे लोग जानते हो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज व्हेन इट गोज अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, और आप सारे लोग ये बात जानते हो, ठीक है, कि जो मेरा वैल्यू ऑफ जी ऑन माउंट एवरेस्ट है वो क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो अर्थ सरफेस से क्या है, ऊपर पे। और आप लोग क्या जानते हो, जो मेरा ग्रेविटेशन का वैल्यू है वो चेंज होता है हाइट के अकॉर्डिंग। तो अर्थ सरफेस से ऊपर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा वो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा, बिल्कुल ही गलत है। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन माउंट एवरेस्ट इज लेस देन जी। बिल्कुल सही बात। क्यों, क्योंकि जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हो तो आपका जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, आफ्टर 50 सेकेंड ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, इट्स वेलोसिटी इज 75 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी जानते हैं, क्योंकि बिना सॉल्व किए तो होगा नहीं। v तो हमको पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना है मेरा, 0 है, g मेरा कितना है 10 है, टाइम कितना लगा है उसको 15 लगा हुआ है। यही बात है ना, हाँ सर यही बात है। तो बताओ मेरा v कितना हो जाएगा, तो आप सारे लोग जानते हो v मेरा कितना हो जाएगा, 150 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा मेरा v, 150 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये मेरा सही होगा या गलत होगा, बताइए आप सारे लोग।
ठीक है। तो जो हमारा C है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा C है वो गलत हो जाएगा। C 75 मीटर पर सेकेंड है तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ये देखो, ए बॉल इज रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 15 सेकेंड व्हेन थ्रोन वर्टिकली, इट्स वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है सॉरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हो, जब भी आप डिक्रीज करते हो, डिक्रीज व्हेन मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और लास्ट में जाके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मान लो ये मेरा अर्थ है और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो जब आप इधर से ऐसे जाओगे तो आपका जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंचोगे तो वहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है विच कंडीशन डज द बॉडी ऑकर ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो आप सारे लोग जानते हो, जब फ्री फॉल होता है तो जो आपका बॉडी होता है वो क्या होता है, वेटलेस हो जाता है। जो आपका बॉडी हो जाता है वो क्या हो जाता है, वेटलेस हो जाता है। मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो टाइप का, एक टाइप का। ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। जैसे कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे होता है। लेकिन मास जीरो होगा क्या, नहीं, मास जीरो नहीं होता है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द। वैल्यू ऑफ जी कैसे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आप हाइट को घटाओगे तो आपका वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। फिर 722 पे आइए, सोचो 722 पे पहुंच गए हैं। व्हेन ए बॉडी इज मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, इट्स वेट, उसका जो वेट होगा उस पर क्या होगा, तो उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसका वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ करोगे तो उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है। कह रहा है वेयर इज़ द मिनिमम वेट ऑफ ए बॉडी। जो हमारा मिनिमम वेट ऑफ द बॉडी है वो कहाँ होगा, ऑन द पोल। तो ऑन द पोल तो भैया कभी नहीं होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम होता है। कह रहा है ऑन द ट्रॉपिक्स तो हमारा इक्वेटर पे मिनिमम होगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होता है, सबसे कम होता है। कह रहा है ए स्टोन इज टाइड विथ ए स्प्रिंग बैलेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड शो द लोएस्ट लोड इन द स्प्रिंग इन बैलेंस रीडिंग। ठीक है। किस कंडीशन में उसको कम वो लगेगा, तो आप देखो क्या कह रहा है, व्हेन द स्टोन हैंग्स इन द एयर, नहीं। व्हेन द स्टोन इज द ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इन ए बीकर, नहीं। क्या कह रहा है, व्हेन द स्टोन इज कम्प्लीटली सबमर्ज इन ए वाटर ऑफ ए बीकर, जब वो कम्प्लीटली क्या है, सबमर्ज है। ठीक है। तो जब वो कम्प्लीटली सबमर होगा तो वो क्या होगा, लोएस्ट वेट वहाँ पे सीन होगा रीडिंग बैलेंस पे। ठीक है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या कह रहा है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 10 kg, व्हाट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो आप सारे लोग जानते हो W इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी होता है। मास कितना दिया हुआ है, 10, और ग्रेविटी 9.8। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। क्या कह रहा है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 4 सेकेंड विल। तो आप सारे लोग जानते हो कि एक मेरा फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, ये फॉर्मूला सारे लोग आप लोग जानते होंगे। S इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए। S इज इक्वल टू क्या होता है, आप सारे लोग ये जो वाला फॉर्मूला जानते हो क्या, U प्लस 1/2 G 2T माइनस 1, आई होप जानते होगे। तो यहाँ पे मेरा U का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 1/2, ग्रेविटेशन 10 लेंगे। ठीक है। 2T का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 4 दिया हुआ है ना, 2 गुना 4, हाँ ठीक है, 4 सेकेंड बोल रहा है, माइनस 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुना 8 माइनस 1। ठीक है। तो मेरा 4 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 मीटर। ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करो, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, एक कार फॉल फ्रॉम द ब्रिज टू द ग्राउंड इन 0.8 सेकेंड। ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी इट स्पीड एट द टाइम हिटिंग द ग्राउंड। हिटिंग द ग्राउंड जब वो करेगा तो उसका टाइम क्या होगा, तो आप सारे लोग जानते हो T दिया हुआ है 0.8। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। ठीक है। आप सारे लोग जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस GT होता है, जहाँ पे G मेरा क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशन होता है। B का वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है। U का वैल्यू पता है 0, ग्रेविटेशन का वैल्यू पता है 10, टाइम हमको पता है कितना, 0.8। तो बताओ मेरा कितना फाइनल वेलोसिटी होगा, V इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की ओर भेजा जाता है एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। व्हाट विल द आपसे हाइट पूछ रहा है कितना ऊपर गया, तो H पूछे या हाइट पूछे या डिस्टेंस पूछे, आप सारे लोग जानते हो एक ही फॉर्मूला, H इज इक्वल टू UT माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है। आप लोग पढ़े ही होंगे ना,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वही है और कुछ नहीं है। माइनस इस वजह से हो गया है क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, क्या है टाइम कितना है 3 है, ठीक है, माइनस 1/t, जी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, 20 × 3 60, यहाँ पे ये इसको काट देगा 5 बार में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 45, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 मीटर, तो वो 15 मीटर क्या जाएगा ऊपर जाएगा। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एबव द इनिशियल वेलोसिटी u एंड रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा मैक्सिमम हाइट ऑब्टेंट का फॉर्मूला होता है वो आप लोग रट लो, क्या होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्या होता है मैक्सिमम हाइट ऑब्टेंट का, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, क्या होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, रॉकेट इज लॉन्च टू ट्रैवल वर्टिकली अपवर्ड विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर सेकेंड। मतलब आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया u 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर ट्रैवलिंग 35 सेकेंड, टाइम भी दे दिया कितना 35 सेकेंड का, ठीक है। ए प्रॉब्लम एराइजेज इन रॉकेट एंड इट्स फ्यूल सप्लाई स्टॉप, द रॉकेट ट्रेवल लाइक ए फ्री बॉडी, द हाइट अटेंडेड बाई इट। तो आपको हाइट निकालना है, तो आप सारे लोग एक बात जानते हो कि आपका एक फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो आपको इससे हाइट निकल जाएगा, ठीक है। आप सारे लोग जानते हो फाइनल वेलोसिटी 0 रहा होगा, u का 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बताओ यहाँ पे कितना दिया हुआ है 35 सेकेंड, ठीक है, इस बात से किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। और बताओ डिस्टेंस टोटल वो कितना ट्रेवल किया होगा, ठीक है, ये बात भी तो है ना, डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल किया होगा। तो देखो कितना है 35 सेकेंड और 20, तो 35 × 20 करोगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस उसका आ जाएगा कितना 400, डिस्टेंस कितना आ जाएगा उसका 400 आ जाएगा। इतना बात में किसी को दिक्कत तो नहीं। -2 × 10, हाइट कितना दिया, हाइट हमको नहीं पता, ठीक है, तो हाइट के लिए हम ऐसा कर देंगे, हाइट इज इक्वल टू 400 अपॉन 20, तो मेरा यहाँ से कितना आ गया बताओ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हाइट मेरा आ गया 20 मीटर, ठीक है। और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया होगा, तो इधर जो है इधर जब आप सॉल्व करोगे तो इधर आएगा मेरा 700, तो 700 तो वो गया ही था, ठीक है, और 20 मीटर इधर से गया तो अपना कितना हो जाएगा 700 और 20, तो कितना आ जाएगा 720 मीटर। तो टोटल हाइट जो रॉकेट अचीव किया था वो कितना किया था 720 मीटर किया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप कौन सा कर रहे हैं, ये देखो सॉरी, हाँ 730 तक तो मैंने करवा दिया, ठीक है। 731 पे आइए, क्या कह रहा है, इफ़ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड। क्या कह रहा है, एक बॉल को आप क्या कर रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो तो उसका वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और उसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड, जी कितने बोल रहा है 10, और हमसे क्या पूछ रहा है, बॉल इज अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी देन व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट, हमसे क्या पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना गया। तो आप सारे लोग जानते हो जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे है, डिस्टेंस पूछे, एक ही फार्मूला h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ऊपर की ओर गया इसलिए माइनस, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u मेरा कितना दिया हुआ है 40, टाइम कितना दिया हुआ है 6 माइनस 1/2 10, जी कितना दिया हुआ है 10, टाइम कितना दिया हुआ है 6 × 6, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो जाएगा 5 6 6 के 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 36 × 5 36 × 5 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 240, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो h इज इक्वल टू अपना आ जाएगा 60 मीटर, क्यों, क्योंकि 36 × 5 180 होता है, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, ए कार स्लिप डाउन द माउंटेन पास एंड फॉल डाउन इट टेक 0.7 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। एक कार जो है वो क्या करता है, स्लिप होता है और वो गिर जाता है, उसको गिरता है तो कितना टाइम लगता है, t इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड, ठीक है। व्हाट विल बी इट स्पीड वाइल हिटिंग द ग्राउंड, तो जब वो ज़मीन पे गिर रहा होगा, जब वो गिर रहा होगा तो वो कितना से गिरेगा, ठीक है। तो पहला उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा 0 रहेगा, तो जब वो गिर रहा होगा तो क्या होगा, एक कार स्लिप डाउन द माउंटेन पर, ठीक है, तो वो जब उसका फाइनल वेलोसिटी हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। और वो जो गाड़ी था वो एक तरह से क्या था, माउंटेन पास पे खड़ा था, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा नहीं मालूम, इनिशियल वेलोसिटी 0, जी कितना दिया हुआ है 10, टाइम कितना दिया हुआ है 0.7, तो मेरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 मीटर
पर सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द कार हो जाएगा कब, वाइल हिटिंग द ग्राउंड। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या कह रहा है, ए ट्रक स्लिप ऑफ द एज एंड फॉल्स टू द ग्राउंड इन 0.8 सेकेंड। टी दिया हुआ है कितना, 0.8, यू कितना दिया हुआ है 0 क्योंकि गाड़ी रुका हुआ है, वी कितना है, वी हमसे पूछ रहा है विच हाइट विल द एज फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा यहाँ पे हमसे एच पूछ रहा है, यहाँ से हमसे एच पूछ रहा है, एच हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है, तो एच बताना है। तो जब भी एच पूछे तो क्या हो जाता है, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्यों ऐसा हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, उधर माइनस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी है ना वो नीचे की ओर है। जब भी नीचे की ओर है प्लस, जब भी ऊपर की ओर कोई भी चीज़ जा रहा है, बॉल को फेंक रहे हो, रॉकेट जा रहा है ऊपर, तब माइनस। जब बॉल नीचे की ओर आ रहा है प्लस, बॉल ऊपर की ओर जा रहा है नीचे, तो यहाँ पे कार क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। यू टी मेरा क्या हो जाएगा, 0 गुना टी मेरा कितना दिया है बताइए, टी मेरा दिया हुआ है 0.8 प्लस 1/2, ग्रेविटेशन कितना दिया हुआ है 10 गुना 0.8 गुना 0.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 733 का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा h = 3.2 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए टॉप ऑफ 20 मीटर, ठीक है, हाइट टावर, थ्रो ए स्टोन विच वेलोसिटी ऑफ स्टोन हिट्स द ग्राउंड इज, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, एक बॉय है, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट टावर, थ्रो ए स्टोन विथ विच वेलोसिटी ऑफ स्टोन हिट्स द ग्राउंड इज। आपसे पूछ रहा है कि वो कितना, तो v = क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, ठीक है, v = क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, ठीक है। तो क्या इस फॉर्मूला से निकाल देंगे क्या, और हमसे क्या पूछ रहा है, चलो चेक करते हैं। आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा v है फाइनल वेलोसिटी है, वही हमसे पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता है, लेकिन u पता है, u कितना है 0, g पता है कितना 10, और अच्छा यहाँ पे 20 मीटर हाइट दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, आप सारे लोग जानते हो कि जब भी आपको मीटर डिस्टेंस दिया हो तो आप लगाओगे h = ut स्क्वायर प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 गुना टी प्लस 1/2, जी कितना हो जाएगा 10, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बताइए, टाइम भी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, टाइम निकालने के लिए नहीं बोला है, टाइम हमको इस चीज़ का चेक करना पड़ेगा कि टाइम हमको इस चीज़ का क्या है, दिया भी है या नहीं दिया हुआ है। तो टाइम नहीं दिया हुआ है, तो ये भी फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, फिट नहीं बैठेगा, तो नहीं लगेगा। तो देखो आपको क्या है ना, मैं यहाँ पे क्या गलती किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैंने क्या नहीं किया, लिखा नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि अब मैं इसको लिखूंगा और देखो खटाक से आंसर आएगा। देखो दिया क्या क्या है, कभी कभी आपके साथ भी होगा, दिया क्या क्या है, तो आप लिखो कि आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, 0 है, ठीक है, इतना बात खत्म हो गया। आपको और क्या पता है, आपको h पता है, h कितना है 20 मीटर, आपको g कितना दिया हुआ है, आपको g दिया हुआ है 10, निकालना क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होगे, v² = u² प्लस 2gh। हाँ सर ये जानते हैं, v² पता करना है, u² मेरा कितना है, तो u² 0 है प्लस 2, g कितना है 10, हाइट कितना है 20, v² = क्या हो जाएगा, इसको गुना करोगे 20, इसको v² = 400 आ जाएगा, ठीक है। v = क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्या कह रहा है, ट्रक स्लिप ऑफ द एज एंड फॉल टू द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, व्हाट हाइट विल बी द एज फ्रॉम द ग्राउंड। सेम क्वेश्चन है, क्या आप कर लोगे, हाँ सर फिर से करते हैं। टी कितना दिया हुआ है 1.6, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, हाइट हमसे पूछ रहा है, ठीक है, इतना बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। आप सारे लोग जानते हो h वाला फॉर्मूला है, तो h = ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस क्यों लिए हो यहाँ सर, क्योंकि नीचे गिर रहा है। हाइट हमको कितना दिया हुआ है, हाइट हमको निकालना है, हाइट क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 × t प्लस 1/2, जी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, टी का स्क्वायर कितना है 1.6 × 1.6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो h = कितना आ जाएगा 12.8 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे को
टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम हमको नहीं पता हुआ है, टाइम तो हमसे पूछ ही रहा है, कैलकुलेट द टाइम। मेरे को भी दिया हुआ है कितना 0, मेरे को जी कितना दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, आप सारे लोग एक फॉर्मूला जानते हो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्यों? क्योंकि अपवर्ड की जा रहा है इसलिए माइनस। ठीक है, v मेरा कितना हो जाएगा 0, u मेरा कितना हो जाएगा 14 और मेरा g कितना हो जाएगा 9.8, t गुना t, तो मेरा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/9.8। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.43 सेकेंड। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कह रहा है, इफ़ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन ए वर्टिकल डायरेक्शन परपेंडिकुलरली व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो कहता है इसका होता है, इफ़ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली इन द वर्टिकल डायरेक्शन देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ए बॉडी फ्री विल बी, तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है तो एक ही फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 प्लस 1/2 जी कितना 10, टाइम कितना, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। ठीक है, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जी का वैल्यू 9.8 लिया हुआ है, तो 9.8 मीटर मारो और क्या करो आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा सॉरी 1 मिनट, हाँ, टाइम कितना हो जाएगा 1/QT प्लस, अच्छा यहाँ पे GT का स्क्वायर होता है ना दोस्तों, आपने भी नहीं मेरे को बताया, GT का यहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को आप हमेशा क्या करोगे ध्यान दोगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक और 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आंसर इसका 9.8 इंटू 2, 9.8 को इंटू 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 19.6 मीटर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 739 पे आ चुके हैं। क्या कह रहा है, एक कार फॉल फ्रॉम एन आउट क्रॉप एंड लैंड इन 0.4 सेकेंड। टी दिया हुआ है आपको 0.4, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 0, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है ज़मीन को जब हिट करेगा। आप एक ही फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू का वैल्यू 0, ग्रेविटेशन का वैल्यू 10, टाइम 0.4, कितना आ जाएगा दोस्तों 4 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा मेरा डी आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, आप बनाते जाइए, सॉल्व करते जाइए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रीच इट्स टॉप व्हेन थ्रोन अपवर्ड इज, कह रहा है जब कोई भी ऑब्जेक्ट टॉप पे चला जाता है, जब आप उसको कोई भी चीज़ को थ्रो करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप सारे लोग जानते हो जब वो एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। क्या कह रहा है, ए बुलेट इज फायर्ड डायरेक्टली अपवर्ड एट ए वेलोसिटी ऑफ 196 मीटर पर सेकेंड, व्हाट मैक्सिमम हाइट विल द गन शॉट रीच। कह रहा है कोई बंदूक को आप 160 मीटर पर सेकेंड से भेजो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 196 मीटर पर सेकेंड। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं सर। एच निकालना है ऊपर कितने के ऊपर से गया, तो इसमें देखना, इसमें माइनस लेंगे। ठीक है, आप सारे लोग एक फॉर्मूला जानते हो, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इतना बात में कोई दिक्कत। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0 है, तो आपका फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 196 इंटू 196 माइनस 2 गुना 9.8 गुना h, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो आप, तो h इसका आ जाएगा 1960 मीटर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कह रहा है, ए कार फॉल फ्रॉम इंक्लाइंड सेक्शन एंड फॉल टू द ग्राउंड इन 0.9 सेक्शन। एक कार जो है इंक्लाइंड सेक्शन से फॉल हो जाता है और गिर जाता है 0.9 सेक्शन में। तो वो कार क्या था, रुका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है कितना 0.9, फॉर्मूला क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्रेविटेशन 10, टाइम दिया है 0.9, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन मारो और आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू द ग्राउंड इन 13.5 सेकेंड, एट व्हाट स्पीड वॉज ही थ्राउन। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा टोटल टाइम है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू ग्राउंड इन 13.5 सेकेंड, तो आप सारे लोग जानते हो ऊपर जाने और आने में क्या होगा,
जो टाइम लगा होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, एक बार गया एक बार आया, तो मेरा 6.75 सेकेंड आ गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है क्या, व्हाट वाज द स्पीड इज थ्रोन, कितने की स्पीड से भेजा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी हमको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप सारे लोग फॉर्मूला क्या जानते हो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u माइनस 10 गुना 6.75, तो मेरा u का वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 67.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको जब आप करोगे तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रीली। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रीली होता है वो क्या होता है, जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ हैंगिंग होता है। ठीक है, या द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंगिंग इन फ्रीली विल बी लोकेटेड जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ हैंगिंग। क्या कह रहा है, इफ ए पर्सन स्टैंड ऑन द वेट स्केल इनसाइड द लिफ्ट एंड द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, अगर कोई भी आदमी वेट स्केल पे खड़ा होता है और जो लिफ्ट होता है वो अपवर्ड जाने लगे तो क्या होगा, क्या होगा उसका आंसर, तो कह रहा है द स्केल विल शो मोर वेट, द स्केल विल शो वेट लॉस, द स्केल विल शो जीरो वेट। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा स्केल होगा, क्या करें, फिर पर्सन स्टैंड ऑन द वेट स्केल इनसाइड द लिफ्ट एंड द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, जो वो लिफ्ट है वो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैं अब आपको इसको बताता हूँ। तो आप सबसे पहले जानो इसमें क्या होता है, जब मेरा लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, अप लिखता हूँ, जब लिफ्ट मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो जो वेट होगा पर्सन का वेट होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जो पर्सन का वेट होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो जो पर्सन का वेट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। इतना बात आपको कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, जब मेरा लिफ्ट डाउन जाएगा, जब मेरा लिफ्ट क्या होगा, डाउन आएगा, तो जो उस पर्सन का वेट होगा वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, वो पर्सन का वेट क्या होगा, रिड्यूस होगा। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अगर अब लिफ्ट जो है मेरा यूनिफॉर्म है, वो ऊपर नीचे यूनिफॉर्म कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यूनिफॉर्म है, तो जो वेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एग्जाम में पूछता है कि कांस्टेंट कम होता है, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और अगर मान के चलो जो मेरा लिफ्ट है उसका क्या हो, ब्रेक फेल हो जाए, वो टूट जाए, तो क्या होगा वहाँ पे, तब वहाँ पे आपको फ्री फॉल महसूस होगा। वहाँ पे आपको क्या महसूस होगा, फ्री फॉल महसूस होगा। क्या होगा, आपको फ्री फॉल होगा। और आपका वेट, आपका जो मतलब क्या कहते हैं, वेट होगा, जो पर्सन का वेट होगा, वेट ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, वेटलेस बोलते हैं। मतलब लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो वेट बढ़ेगा, लिफ्ट जब नीचे आएगा तो वेट घटेगा। लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म है तो वेट कांस्टेंट रहेगा, और अगर लिफ्ट का कुछ हुक टूट जाए तो वो क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा, तो वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, द स्केल विल शो मोर वेट। ठीक है, जो मेरा स्केल है वो क्या करेगा, मोर वेट शो करेगा। सही बात है, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो वो मोर वेट शो करेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो आप सारे लोग जानते हो क्या होता है, वेट होता है। क्या कह रहा है, व्हाई डज ए स्टोन थ्रोन टुवर्ड द स्काई रिटर्न टू द अर्थ। जब आप कोई चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हो तो क्यों आ जाता है, कह रहा है डाउनवर्ड प्रेशर से क्या लेना है, कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सारे लोग क्या जाते हो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो तो सर्कल में लगता है, सेंटर के राउंड खींचता है। द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं है। क्या कह रहा है, देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। सही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से वो वापस आ जाता है। ठीक है, कह रहा है हाउ इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल G से डिनोट करते हैं। इतना बात समझ में आया। हमारा लास्ट टॉपिक है इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का। क्या कह रहा है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो सर जॉनेस कैपलर जो थे ये हमको क्या दिए थे, 3 लॉ दिए थे, जो मैंने आपको बताया था। क्या क्या लॉ बताया था, रिवाइज करवा दो सर, करवा देता हूँ। पहला लॉ जो इन्होंने ये दिया था कि जो भी हमारा प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के पाथ में घूमता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकी बोलते हैं, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में वैसा पॉइंट 2 ठो होता है जिसमें सन कहीं भी हो सकता है, या तो पॉइंट 1 पे हो सकता है इससे, या सन पॉइंट 2 पे हो सकता है। इतना बात समझ में आया। दूसरा क्या कहता है कि जो हमारा रेडियस, जो हमारा एरिया होता है एक पर्टिकुलर टाइम टेबल में, चेंजिंग टाइम टेबल में, डेल्टा टी टाइम में जो प्लैनेट मान लो कुछ पोजीशन ट्रैवल किया और P1 किया, फिर डेल्टा टी टाइम में कोई जो हमारा प्लैनेट है वो P2 ट्रैवल किया, तो जो दोनों के द्वारा एरिया बनाया गया होगा A1 = A2 होता है। ठीक है,
तीसरा क्या कहता है, तीसरा ये कहता है कि जो हमारा प्लानट सन से जितना ही ज़्यादा दूर है वो उतना ही टाइम लेगा सन का रिवोल्यूशन करने में, मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, कह रहा है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, तो आप सारे लोग जानते हो कौन किया है, सर कैपलर किए हैं, जॉनस कैपलर। कह रहा है व्हाट इज द पाथ ऑफ रिवॉल्विंग मोशन ऑफ प्लानट, तो आप सारे लोग जानते हो कैसा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है। कैसा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है। इतना बात समझ में आ गया। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ प्लानट, इसमें दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है। क्या कह रहा है, ए प्लानट ऑर्बिट इज इलिप्टिकल विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकल पॉइंट, पहला ही सही है, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन ए सैटेलाइट मूव इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 40,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ, तो आप सारे लोग जानते हो जब भी सैटेलाइट घूमे, ठीक है, या कुछ भी सर्कल से रिलेटेड घूमे, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या कह रहा है, अप्रॉक्सीमेट एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी अब क्या कहता है, तो ये होता है द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल एंड द बॉडी नेवर कम बैक टू द अर्थ। अगर आप इस स्पीड से किसी भी चीज़ को भेज देते हो तो वह चीज़ पृथ्वी पे कभी भी नहीं वापस आएगा। तो जो हमारा एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई भी चीज़ को आप भेज देते हो तो वह चीज़ जो है वो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, पृथ्वी के ग्रेविटी से, और वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट डू द टर्म जियोसेंट्रिक एंड हीलियोसेंट्रिक रेफर्स टू, जो हमारा जियोसेंट्रिक है और हीलियोसेंट्रिक है ये क्या होता है, तो जो हमारा जियोसेंट्रिक है वो मोशन से रिलेटेड है, जियोसेंट्रिक किस चीज़ से, मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, लॉ गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लानिटरी बॉडी अराउंड अर्थ एंड सन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हेलोसेंट्रिक है वो किस चीज़ का है, सन से रिलेटेड, और जियोसेंट्रिक किस चीज़ है, मोशन ऑफ प्लैनेट से। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है हाउ लॉन्ग डज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ 35,786 किलोमीटर एटीट्यूड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जब आप बात करोगे ना, तो जो हमारा 35,786 किलोमीटर एटीट्यूड पे जो भी है तो वो कितना टाइम लेता है, तो वो अप्रॉक्स वो 23 आवर 56 मिनट लेता है। तो आप इसको लेकिन कितना मारोगे, 24 आवर मारोगे। ठीक है, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल मैंने आपको 756 क्वेश्चन तक करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा, तो आप इस पूरा वीडियो को देखो अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप धीरे धीरे ऐसे देखते जाते हो, वन शॉट वीडियोज़ मैं लेके आ रहा हूँ, अगर आप उसको देखते हो तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बुक ये कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचो जब एक बुक से आप 7,000 8,000 केवल फिजिक्स का क्वेश्चन लगा लोगे, और वो भी 10 वीडियो 11 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा, तो आप सोचो ना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्योंकि सिलेबस तो डिफाइंड है ना मेरे भाई, क्लास 9 10। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि मेरे को और इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जल्द नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।